हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और मैं स्वागत करता हूं द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे शुभम अग्रवाल जी से। पिछले एपिसोड में हमने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना और ऑप्शंस के बारे में बहुत सारी इनसाइट्स भी ली। आज के ये एपिसोड में हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी इनसाइट्स लेंगे और इस एपिसोड के अंत में आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आपने बताया कि ऑप्शंस को हमें बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करना चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन और कम से कम 1 दिन या 2 दिन। तो ऑप्शंस इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इफ़ यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अब काफ़ी सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते भी हैं और ऑप्शंस के साथ भी करते हैं, बट कोई फिक्स स्ट्रैटेजी या कुछ ये नहीं रहता है। तो जैसे ही कुछ दिखा कि अच्छा है तो चढ़ गए और उतर गए, वैसा है। तो कैन यू गिव अस अ स्ट्रैटेजी और गिव सम पर्टिकुलर प्रोसेस विच इन्वेस्टर और ट्रेडर कैन फॉलो? आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फोकस होता है फोरकास्टिंग पे, कि वो सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी इस चीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं कि आज बाजार कहाँ जाने वाला है, राइट। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अगर आप देखोगे तो उसका एफर्ट बाजार कहाँ जाने वाला है पे आई थिंक 10-15% होगा, और उस ट्रेड को लेने के बाद उसको हमको मैनेज कैसे करना है के ऊपर हमारा 80-85% हमारा एनर्जी उसके ऊपर स्पेंड होता है कि आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद मैनेज कैसे करना है। तो पहली बात तो ये है कि फोरकास्टिंग को हम जितना अहमियत देते हैं उतना इंपॉर्टेंस उसका है नहीं, और स्पेशली ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हो तो आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपका बहुत मैटर करता है कि आपका फोरकास्ट क्या है। आपका पे ऑफ Options में लीनियर ऐसा है, नहीं तो ऑप्शंस में पर वैसा नहीं है। राइट, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसका रीजन ये है कि अगर आपने एक लेट्स से कॉइन फ्लिप किया, हेड आया तो तेजी, टेल आया तो मंदी, राइट। अगर आप यही करते हो और उसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको एक ट्रेड रन थ्रू करता हूँ कि आपने हेड आया और आपने बोला कि तेजी है, राइट। आपने एक ऑप्शन खरीद लिया। अब क्या हुआ, अगर वो चला तो ठीक है, बट नहीं चला, सो लोग चलने के बारे में सोचते हैं, मैं नहीं चलने के बारे में बताऊंगा, बिकॉज वही नहीं सोचते और हमारा एनर्जी एक्चुअली उस पर जाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि हाँ अब ये नहीं चल रहा है और मेरा ट्रेड शायद गलत जा रहा है, तो आई कैन मे बी कन्वर्ट इट इनटू अ बुल कॉल स्प्रेड, राइट। तो अब क्या हुआ, मेरा जो लॉस हो रहा है, जब मुझे लगता है कि अब ये ट्रेड मेरा इन्वर्स होना शुरू हो रहा है, तो जो मेरा लॉस हो रहा है वो अब कम होना चालू हो जाएगा। तो जब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था, लेट्स से अगर मैं 1,000 रुपया कमाने के लिए एक ऑप्शन मैंने खरीदा और 500 रुपया का मेरा स्टॉप लॉस था, जब मुझे रियलाइज हुआ कि बाजार इन्वर्स जा रहा है और मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया बुल कॉल स्प्रेड में। हो सकता है मेरा नेट रिजल्ट ये हो कि मेरे को सिर्फ 250 रुपया का लॉस हुआ, right? आपका लॉस तो बेसिकली अब कम हो अगर जाता आप है। अब वापस अगर आप जाके देखोगे, कॉइन फ्लिप का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 50%। हमारा ट्रेड का प्रोबेबिलिटी क्या था, हमारा जो ट्रेड है दैट वाज 3:1। 750 रुपीज आप प्रॉफिट बना सकते हो और सामने 250 का लॉस। 1,000 रुपया का प्रॉफिट, 250 का लॉस, राइट। ये पूरा आपका पे ऑफ कर्व है। अगर मेरा ट्रेड राइट जाता तो मैं 1,000 रुपया बनाता, मेरा ट्रेड रॉन्ग किया और उसको मैंने मैनेज किया, 500 का लॉस होता, मैंने उसको मैनेज किया, तो मैनेज करने के बाद अब मेरा पे ऑफ क्या है, 250 रुपया का लॉस, राइट। तो लॉस या जो ट्रेड गलत जा रहे हैं उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे तो इवन एक फ्लिप ऑफ कॉइन को हम इन्वर्स करके अपने प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लेकर के आ सकते हैं। और एक मैं एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं कि यही चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया, आपने एक 50 रुपए का ऑप्शन खरीदा और 40 रुपया आपका स्टॉप लॉस था और 100 रुपया या आई डोंट नो, मतलब 70 रुपया आपका टारगेट था, व्हाटएवर। अब क्या हुआ कि आपने लेट्स से इस ट्रेड के ऊपर आपने एक बुल कॉल स्प्रेड फर्स्ट प्लेस में ही आपने इनिशिएट किया कि मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट किया और मुझे इससे पैसा कमाना है। मैं स्प्रेड का बात कर रहा हूँ। स्प्रेड आपने 50 पे लिया, 40 का स्टॉप लॉस है और 70 का टारगेट है। अगर वो स्प्रेड मेरा इन्वर्स होता है और मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल है उसके आसपास आता है, लेट्स से 42 के आसपास या 41 के आसपास मेरा स्प्रेड ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो लेवल सपोर्ट है जहां पे मेरा जो भी मैंने अंडरलाइन फोरकास्ट देखा होगा, चाहे वो एक सपोर्ट हो टेक्निकल एनालिसिस पे या कोई इंडिकेटर हो,
मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन आई कैन मॉडिफाई। मैं सिर्फ ये 2 स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको 2 ही सिखाया और मुझे लगता है ये 2 के साथ ही आप अगर प्ले करेंगे तो भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। तो ऊपर जो बेचा हुआ ऑप्शन है उसको मैं काट दूंगा। क्या होगा अगर यहां से और नीचे जाता है तो मेरा वैसे भी उतना ही लॉस होने वाला था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, बिकॉज बेचा हुआ ऑप्शन में आपको 5-10 पैसा से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, राइट, अगर ये गिरता भी है तो। लेकिन अगर ये करने से क्या हुआ, अगर स्टॉक में माइनर रिवर्सल भी आता है, जो लेवल पे आपने स्प्रेड इनिशिएट किया था वहां तक आने की भी जरूरत नहीं है, अगर माइनर रिवर्सल भी आता है तो आपका फिर से ये सिंगल ऑप्शन अब 50 रुपया हो चुका होगा और आप बाहर निकल चुके होंगे, राइट। तो ये सब जो छोटे छोटे टेक्निक्स है ना, जहां पे बहुत ज्यादा ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है कि आप अगर 2 ऑप्शन के साथ, एक बाई एक सेल के साथ ही अगर आप उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आप उसको प्ले करते रहोगे तो भी आप, ये जो पूरा थ्योरी है ना कि फोरकास्ट से पैसा बनता है, ये आप पूरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में से एलिमिनेट कर सकते हो कि फोरकास्ट से पैसा नहीं बनता है। ये आपका स्ट्रैटेजी किस तरह से आप डिप्लॉय करते हो और ये नॉन लिनियर बिहेवियर जो है ऑप्शन का, उससे आप जाकर के पैसा कमा सकते हो। तो मुझे लगता है कि फोरकास्ट के बदले अगर आप 1-2 हफ्ते का समय स्पेंड करें और ये सिर्फ 2 ऑप्शन के साथ अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप प्रैक्टिस करें, आई थिंक दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। सो ट्रेड मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट इज क्रूशियल, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा आपने एक यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कही, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे अपनी बेहतर बना सकते हैं? ओके, सो मैं अब आज भी मैं टेक्निकल एनालिसिस अपने एनालिसिस में यूज करता हूँ, जहाँ पे मैं मैनुअल रिसर्च करता हूँ। मतलब मोस्टली हमारे सिस्टम्स ऑटोमेटेड हैं, लेकिन जहाँ पे भी मैं मैनुअल रिसर्च करता हूँ वहाँ पे मैं आज भी यूज करता हूँ। और मेरे इंडिकेटर्स अलग होंगे। मैं एक जेनरिक आपको थॉट बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस को ऑप्शन के साथ यूज कैसे करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में लेट्स से अगर आपने कोई एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर, लेट्स से आपने एक मूविंग एवरेज यूज किया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपने यूज किया, राइट। तो एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपने यूज किया जिसमें एक बाई सिग्नल है, और आपने आरएसआई का एक इंडिकेटर यूज किया जिसमें 35 अगर आरएसआई आता है, जो हम ट्रेडिशनली जानते हैं 30 या 35 अगर आरएसआई आता है तो वहां पे बॉटम बन सकता है और आप बाई करोगे, राइट। ये 2 इंडिकेटर को हम कंपेयर करते हैं, एकदम सिंपल इंडिकेटर्स है। अब दोनों केस में मुझे ट्रेड क्या लेना चाहिए? मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अगर हुआ तो मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए, और जब आरएसआई एक 30 के आसपास या 35 के आसपास आता है तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? वो दोनों ट्रेड अलग है। इवन तो दोनों सिग्नल बाई है, लेकिन दोनों ट्रेड अलग है। मैं बताता हूं कैसे। आरएसआई अगर 30 पे है तो न्यूटन का एक लॉ था कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु उसी जगह पे पड़ी रहेगी जब तक उसको आके कोई फोर्स मूव ना करे। बीइंग एट सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो अब आज का आज यहां से मूव होने वाला है। बीइंग एट सपोर्ट का मतलब है कि वो रुकेगा, हो सकता है वहां पे थोड़ा समय बिताए और उसके बाद वो वहां से एक रिवर्सल दिखाए। तो अगर आप इस चीज में नोट करोगे तो जो फैक्टर आता है वो आता है टाइम, कि इस ट्रेड को समय लगने वाला है। ये इतना जल्दी आज का आज या इंट्राडे ट्रेड नहीं है, इसको समय लगेगा। जहां समय लगेगा मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा? बुल कॉल स्प्रेड, राइट। अगेन मैं वही 2 स्ट्रैटेजी में प्ले कर रहा हूं, बट बुल कॉल स्प्रेड मेरा स्ट्रैटेजी होगा। अब अगर मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखूं, एक फास्ट मूविंग एवरेज एक स्लो मूविंग एवरेज को कब क्रॉसओवर करेगा? वो तब करेगा जब अंडरलाइन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, right? जब मोमेंटम Underlying काफी move कर रहा है। स्ट्रांग होगा तो मूव आ जाएगी। देयर इज अ ट्रेंड, राइट, देयर इज अ ट्रेंड। आपका जो अंडरलाइन है वो मूव कर रहा है। तो ये इंडिकेटर मुझे बताता है कि जिस भी चीज को मैं ट्रेड कर रहा हूं वहां पे एक ट्रेंड है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड है ये भी बाई ट्रेड ही है, लेकिन ये फास्ट इवॉल्व होने वाला है, राइट। बिकॉज एक ट्रेंड को मैं जाकर के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो मैं सिंगल ऑप्शन लूंगा बिकॉज वो मुझे ज्यादा पैसा कमा करके देगा। तो टेक्निकल एनालिसिस से जो आपको एक वर्ड में मैं आपको आंसर देता हूं इस चीज का, जो आपको गेज करना है वो है इंटेंसिटी। अगर आप इंटेंसिटी का जो आंसर है ना, वो आपको हो सकता है कि ऑप्शन ग्रीक्स ना दे पाए, इंटेंसिटी का आंसर आपको टेक्निकल एनालिसिस देता है। और अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज करके ये डिकोड करते हो कि इंटेंसिटी क्या है, फिर आप अपना ऑप्शन का नॉलेज का लगाओ कि इस इंटेंसिटी पे आपको कौन सा स्ट्रैटेजी करना। और मैंने अभी जो सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजी यूज किया, बट अगेन मैंने उस ट्रेड को काफी एम्पलीफाई कर दिया, राइट, इन आवर फेवर। तो
इंटेंसिटी इज द आंसर टू टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आर चीपर कंपेयर टू इन द मनी ऑप्शंस, और ज़्यादातर लोग यही ट्रेड करते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि गया तो गया और पैसा बन जाएगा। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू एनालाइज दीज टू थिंग्स? तो लेट्स से दो इन्वेस्टमेंट को हम कंपेयर करते हैं। एक है कि रास्ते में आपको कोई आदमी मिला और उसने आपसे 500 रुपया मांगा और उसने आपको बोला कि ये 500 रुपये का मैं 1000 रुपया करके आपको दे दूंगा शाम तक। आप उसको जानते ही नहीं, ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको एक आदमी मिला जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, जिसका दुकान हो सकता है आपके घर के पास है या नीचे है, और उसने बोला कि आप मेरे को 500 रुपये दो, मैं आपको शाम तक 520 रुपये दे दूंगा। तो आप कौन सा इन्वेस्टमेंट करोगे? डेफिनेटली आप सेकंड वाला करोगे, बिकॉज पहला वाला तो आत्महत्या है, राइट। बिकॉज आपने लेके भाग जाएगा तो पता नहीं चलेगा, रास्ते में फेंक दीजिए। लेके भाग गया तो पता नहीं चलेगा, लेके भाग गया तो पता नहीं चलेगा और उसका प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, राइट। सो द एंड में जो मैं टर्मिनोलॉजी को लेके आना चाहता हूँ वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहले वाला जिसको मैंने 500 रुपये दिया, वहां प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। बट जिसको सेकंड वाले को मैंने दिया, इवन तो रिटर्न कम है बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ओटीएम ऑप्शन वो पहला वाला आदमी है जिसको आप नहीं जानते हो और उसका प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमल है। तो अगर आप इन रुपी टर्म बात करोगे तो यस काफी सस्ता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब मुझे याद आता है जब 2000 के आसपास में जब मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा था, उस टाइम में ऑप्शन तो आया ही नहीं था, तब मैं पेपर लेकर के रोज खोजता था कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा स्टॉक है जो 1 रुपया से कम का है और वो मैं खरीदूंगा और 1 रुपया बढ़ गया तो मेरा तो पैसा डबल हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, राइट। तो जब आप शुरू करते हो तो आप हर चीज सस्ता खोजने का, वो मारुति का ऐड था ना, कितना देती है, तो इंडिया में वो टर्मिनोलॉजी चलता है, राइट। सस्ता, मुझे एक डिस्काउंट दो, मुझे सस्ता मिलना चाहिए, और पीपल फॉल प्रे टू दैट। बट ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ओटीएम ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए वो सस्ता मिल रहा है। और अगर आप ओटीएम ऑप्शन मतलब लॉटरी टिकट, अगर आप लॉटरी टिकट खरीद रहे हो तो लॉटरी कितने लोगों का लगता है? बहुत कम लोगों का लगता है, राइट। तो वो एक गैम्बल हो गया। और अगर आपको एक बिजनेस करना है तो आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी के साथ जाना चाहिए जो आपके फेवर में वर्क करेगा। तो मेरा 1-2 थंब रूल है यहाँ पे कि कब आपको ओटीएम ऑप्शन खरीदना चाहिए, कब एटीएम ऑप्शन खरीदना चाहिए। इन द मनी तो बहुत कम लोग खरीदते हैं। अगर आप फ्यूचर्स को ऑल्टरनेट करना चाहते हो तो आप इन द मनी ऑप्शन खरीदोगे, बट एटलीस्ट ओटीएम और एटीएम को कैसे ट्रेड करना चाहिए के ऊपर 1-2 थंब रूल हम फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन का बिहेवियर देखोगे, ओटीएम ऑप्शन फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में बहुत कम डीके होता है, लेकिन अगर आप ओटीएम ऑप्शन को सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सपायरी में आप देखोगे, और स्पेशली लेट्स से अगर हम एक्सपायरी वीक में देखेंगे या सेकेंड वीक ऑफ द एक्सपायरी में हम जाकर के देखेंगे, तो उस समय क्या होता है कि ओटीएम ऑप्शन, अगर एटीएम ऑप्शन आपका 50% डीके होने वाला है तो ओटीएम ऑप्शन आपका 95% डीके होगा उसी समय में, राइट। तो करना ये चाहिए हमें कि फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी, मतलब पहला 2 हफ्ते में आप मे बी 1 या 2 स्ट्राइक या 3 स्ट्राइक ऊपर का ओटीएम आप खरीद सकते हो। फिर जब 2 हफ्ता बचा है एक्सपायरी को, तब आप 3 के बदले 2 स्ट्राइक ऊपर का ऑप्शन ओटीएम आप खरीद सकते हो, राइट। और जब एक्सपायरी वीक आता है तब आप एटीएम या 1 स्ट्राइक ऊपर का ऑप्शन खरीद सकते हो, और ये आपका थंब रूल होना चाहिए। तो आप शुरू में दूर से शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपायरी के करीब जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो स्ट्राइक सिलेक्शन है वो आपका एटीएम की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। अगर आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो जो थीटा का जो लॉस है ओटीएम ऑप्शन में वो आप बहुत कम भरोगे, और फिर भी आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी विल स्टिल बी वेरी वेरी हाई। इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी अच्छे कुछ नियम है जो कि रिटेल ट्रेडर्स अगर फॉलो करें तो एटलीस्ट वो अपना लॉस काफ़ी लिमिट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी गुड थंब रूल्स विच यू हैव गिवन, सो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दीज रूल्स विथ अस। तो अब आपने ग्रीक्स के बारे में बहुत सारी बातें की है, तो थीटा के बारे में तो ऑलरेडी आपने हमें काफ़ी कुछ बताया। तो इसके अलावा, और वो काफ़ी सरल भाषा में समझाया, जो रिवर वाला एग्जाम्पल था, तो ऐसे ही क्या आप हमें
और भी जो ग्रीक्स है जैसे डेल्टा और वॉलेटिलिटी खास करके वेगा, तो इन दोनों का भी कोई सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स को काम में आए? सो डेल्टा से मैं शुरू करता हूँ बिकॉज डेल्टा बहुत इजी है और उसको समझने में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं जाएगा। तो जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो आप सोचते हो कि बाजार ऊपर जाएगा, लेट्स से निफ्टी ऊपर जाएगा और उससे आपका ऑप्शन में आपका पैसा बनेगा, वो कंपोनेंट को हम डेल्टा बोलते हैं। जहाँ पे अंडरलाइन के चलते कितना मूवमेंट आएगा ऑप्शन प्राइस में, दैट इज डेल्टा, राइट। तो डेल्टा अगर आपको ट्रेड करना है, और इसीलिए मैंने बोला, और आप अगर एक दो क्वेश्चन हम पीछे जाए, जब ये बात हो रही थी कि फोरकास्टिंग और उसका कितना बड़ा रोल होता है पूरा ऑप्शन का ट्रेड मैनेजमेंट में, तो आपका जो फोरकास्टिंग आप करते हो वो डेल्टा के ऊपर करते हो, बाकी सब कुछ तो मैथमेटिक्स है, राइट। और एक ऑप्शन के प्राइस में अगर आप एटीएम ऑप्शन खरीद रहे हो तो उसमें डेल्टा का कंपोनेंट कितना होगा, 20-30% का डेल्टा का वैल्यू होगा। सो 100 रुपए में से 20-30 रुपए का डेल्टा होगा एट मैक्स, और बाकी का जो प्रीमियम है वो आपका बाकी का ग्रीक्स है, राइट। तो इसीलिए फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो डेल्टा का वैल्यू बहुत छोटा है। तो सिमिलरली डेल्टा का मतलब ये होता है कि जो आप फोरकास्ट कर रहे हो कि ये इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो डेल्टा है, राइट, कि इससे आपको कितना ऑप्शन में मुनाफा होगा या नुकसान होगा। तो ऑप्शन एग्जिस्ट ही करता है बिकॉज अंडरलाइन है और अंडरलाइन के ऊपर ऑप्शन है, दैट इज व्हाट इज डेल्टा। अब डेल्टा को एक नॉर्मलाइज तरीका से यूज किया जा सकता है। सो लेट्स से अगर हम एटीएम ऑप्शन, अगर आप कोई भी ऑप्शन चेन देखोगे आपको डेल्टा एटीएम ऑप्शन का दिखेगा 0.5, राइट। वो 0.5 का मतलब क्या है, उसको हम एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे ले सकते हैं। 0.5 का मतलब है कि 50% चांस है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा, 50% चांस है कि बाजार यहां से नीचे जाएगा। ऑब्वियसली आप एटीएम ऑप्शन पे खड़े, तो अगर मैं ओटीएम ऑप्शन खरीदता हूं और मुझे जानना है कि ये ओटीएम ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है, या अगर हम नॉर्मलाइज्ड बात करें कि कितना प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन मुझे खरीदना चाहिए, तो अगर आप ओटीएम ऑप्शन में देखोगे किसी अगर ऑप्शन का डेल्टा इज 0.3, उसका मतलब ये है कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होगा, राइट। सो जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ओटीएम ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है कि 30 डेल्टा के ऊपर से कम का डेल्टा नहीं खरीदना चाहिए। तो एट मैक्स 30 डेल्टा का आपका लिमिट होना चाहिए। तो ये डेल्टा बेसिकली एक अंडरलाइन का कंपोनेंट है ऑप्शन के प्राइस के अंदर, और इसको प्रोबेबिलिटी के तौर पे भी यूज किया जा सकता है कि आपका ये ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है एक्सपायर होने का इन द मनी। और जो दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और वेगा, तो दो अलग अलग चीजें हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड नंबर है, और वेगा जो है वो एब्सोल्यूट पीएनएल है जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के चलते आपका क्रिएट होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सो मैं वेगा का बात करूंगा बिकॉज अल्टीमेटली वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज जस्ट अ नंबर, और जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम वेगा बोलते हैं। तो वेगा का जो कंपोनेंट है, मुझे लगता है कि इसके बारे में एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत कम समय इसके बारे में सोचना पड़ता है आइडियली, और वो एक दो जगह जहां पे हमें ये जानना जरूरी है। जनरली हम कोई रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा वेगा के बारे में नहीं सोचेगा। अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम भी काफी छोटा है, और आपको बहुत ज्यादा वेगा के चलते अगर 1% इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गया तो आपका पीएनएल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला, राइट। तो कब क्रिएट होता है और कब हमें वेगा के बारे में जानना चाहिए, तो अगर हम बहुत ज्यादा वेगा के बारे में सोचें रोज, तो वो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक दो समय जब हमें उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और वो एक समय है कि अगर आप कोई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। सो ऑल द इवेंट्स, जब भी इवेंट Right. का अगर कोई आ रहा है तो इलेक्शन रिजल्ट्स या वैसी चीजें हो गई तभी ये काम में Right. आएगा। सो जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ा गलती करते हैं कि अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और आपको लगता है कि उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और आप उसके पहले जाके कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, राइट। तो लॉजिकली तो अच्छा ही लगता है कि हाँ कॉल ऑप्शन खरीदा, तेजी होगा तो पैसा मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाजार का भी तो एक्सपेक्टेशन है कि ये इंस्ट्रूमेंट का रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका जो अंडरलाइन है वो मूव हो जाएगा, राइट। अनसर्टेनिटी और उस अनसर्टेनिटी का प्राइस जो है वो बाजार पहले से ही अकाउंट करके बैठा है। तो क्या आपके होता है जैसे जब और भी ज्यादा स्मार्ट लोग ऑलरेडी है मार्केट में। So ऐसा नहीं है कि आप अकेले आई डोंट स्मार्ट नो, हो। मतलब वो एक पावर है मार्केट का, ओवरऑल एक म्यूचुअल पावर है जो सब कुछ को परफेक्ट बना चुका होता है। तो आपको आर्बिट्राज तो कहीं नहीं मिलने वाला है। जो एक्सपेक्टेशन है बाजार का, ऑप्शन का प्राइस वो एक्सपेक्टेशन को अकाउंट करके ही चल रहा है ऑलरेडी, राइट। और बाजार में इतने सारे ट्रेडर्स आंख गड़ा करके बैठे हैं
कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाला है, और ये आपको एकदम दिल से आपको पता होना चाहिए। सो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का एक बिहेवियर होता है जो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक यूज कर सकता हूं। सो बिल्ली जब दूध पीती है ना, तो आंख बंद करके पीती है, उसको लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है, राइट। तो जब आप ट्रेड करते हो, भले आप एक बंद कमरे में जाकर के ट्रेड कर रहे हो, बट आपको पूरी दुनिया देख रही है, राइट। वो प्राइसिंग के तरीके से आपको पूरा दुनिया देख रही है। यू आर कुछ भी लिविंग चीज ऐसा नहीं है जो सीक्रेट है। या यू आर लिविंग योर फुटप्रिंट्स ऑन द चार्ट, ऐसा कहते हैं। प्राइस पे Right. आप अपने फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो। यस, योर प्राइस इज विजिबल टू द वर्ल्ड, एंड आप भी पूरी दुनिया को देख रहे हो, पूरी दुनिया आपको देख रही है, राइट। और जो प्राइसिंग है, ये पूरा एक स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग मार्केट बनाएगा। तो होता ये है कि जब आप एक इवेंट के पहले आप लेट्स से 30 का आईवी अगर चलता था और वो आईवी हो गया 70, तो आप ऑलरेडी उस चीज का 2 गुना से ज्यादा भाव दे रहे हो, तो आप बहुत महंगा खरीद रहे हो। और फिर रिजल्ट अगर अच्छा आया तो क्या होगा, आने के बाद भी आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तो गिर के वापस 30 पे आ जाएगा। जैसे वो 30 पे आता है, आप जो मुनाफा कमाना चाहते थे वो तो आया नहीं आपके हाथ में, वो जीरो हो गया। तो जब भी कोई इवेंट होता है, तो इवेंट के पहले हमें नॉर्मली वेगा के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे फिक्स करूं? अब मुझे ट्रेड तो लेना है, ट्रेडिंग इच है, राइट। वो करना है तो करना है, राइट। कि अगर मुझे लगता है ये रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं तो ट्रेड करूंगा। तो अगर फिर भी करना है तो उसका तरीका है, तब आपको वेगा के बारे में सोचना जरूरी है। अब मुझे वेगा कंपनसेट करना, मैं 70 का वेगा दे रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मुझे उतना वेगा कहीं से वापस आ जाए। तो अगेन मैं वही 2 स्ट्रैटेजी जो गुरु मंत्र है उस पर वापस जाता हूं। मैं बुल कॉल स्प्रेड करूंगा। क्या होगा, एक ऑप्शन मैंने खरीदा, दूसरा ऑप्शन मैंने बेचा, एक में वेगा मैंने दिया, दूसरे में वेगा मैंने लिया। वेगा का कंपोनेंट टू सर्टेन एक्सटेंट न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। तो इस वेगा को इसके अलावा एक रिटेल इन्वेस्टर के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन जहां पे नोन इवेंट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, और आपका अगर कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट आने वाला है या ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, अगर इस तरह का कोई न्यूज है, तब आप एक वेगा को यूज करने के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन है कि आप बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड में आप अपने ट्रेड को कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। या डेफिनेटली इसके जैसा ही एक और मिथ है। ये अच्छी बात है कि हम ये मिथ्स बस्ट कर रहे हैं, आप हमें हेल्प कर रहे हो ये मिथ्स बस्ट करने में। इसमें एक और मिथ होता है कि जब 3 या 4 दिन की एक साथ छुट्टी आ जाती है तो लोग ये बोलते हैं कि 3 दिन का छुट्टी है तो चलो ऑप्शन बेच देते हैं। तो ये भी काफ़ी लोग करते हैं, बट इवन दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन टू द मार्केट कि जो 3 या 4 दिन का लंबा वीकेंड आ रहा है तो लोगों को पता ही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो 2 चीजें हैं। पहली बात तो अगर 3 दिन लंबा छुट्टी है और ऑप्शन बेच देते हैं, के बीच में बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली ट्विटर पे ब्लॉक हो गया, नहीं तो पहले वीकेंड पे भी ट्वीट्स आते थे, राइट। और अगर आपने ऑप्शन बेच दिया और कोई ट्वीट आ गया और मंडे को रिएक्ट किया तो आप क्या करोगे, राइट। तो पहली बात तो ये है कि इतना सिंपल नहीं है कि आप ऑप्शन बेच दोगे और पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। और बुरा बात यह है इस ट्रेड का एज एन ऑप्शन राइटर कि अगर कुछ बदला तो आप अपना ट्रेड को एडजस्ट तक नहीं कर पाओगे, राइट। आपके सामने कुछ हो रहा है और आप अपने ट्रेड को एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो क्योंकि बाजार बंद है। तो ये काफी रिस्की स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग का। लेकिन अगर हम ग्रीक्स के बारे में बात करें और कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो जब बाजार बंद है तब तो कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली जब बाजार खुला है तभी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो होता यह है कि जब छुट्टी के एक दिन पहले, जो भी, या तो सैटरडे संडे भी नॉर्मल वीकेंड्स आते हैं या अगर लॉन्ग वीकेंड है तो भी, जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसमें आप देखोगे कि ऑलमोस्ट, ये मेरा खुद का, सो हमारा जो क्वांट मॉडल्स हमने बनाया है उसमें जो हमारा रिसर्च है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 40% जो थीटा है वो बाजार बंद होने के पहले डीके हो जाएगा, राइट। सो अगर लेट्स से थर्सडे को बाजार बंद हो रहा है और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लंबा छुट्टी है, तो थर्सडे को ये आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे का जो थीटा है, अगर 100 रुपया का थीटा होता है तो 40 रुपया थर्सडे को क्लोजिंग के टाइम पे ही एडजस्ट हो जाएगा। और नॉर्मली ये कब एडजस्ट होना शुरू होता है? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद से आपको ये अचानक से ऑप्शन का प्राइस बहुत गिरता हुआ दिखेगा और वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको राइटिंग स्ट्रैटेजी करना भी है तो आइडियली आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बाजार बंद होने के थोड़ा पहले, राइट, ताकि आपको वो 40% का बेनिफिट मिल पाए। और जो बचा हुआ 60% है वो मंडे को जब बाजार खुलेगा तो उतना सीधा नीचे खुलेगा, वो डीके होके खुलेगा स्ट्रेट अवे, राइट। तो ये जो कर्व है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जंप डिफ्यूजन मॉडलिंग इन द ग्रीक्स,
ग्रीक के अंदर जंप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें 40-60 का रूल, एक स्टैंडर्डाइज नंबर तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं हो सकता है, बट एक 40-60 का रूल इज जनरली जो सारे मॉडल्स इंडिकेट करते हैं कि 40% बंद होने के पहले 60% खुलने के बाद एडजस्टमेंट होगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एक चीज तो पक्का है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके जाना चाहिए, और या तो अगेन वापस आते हैं बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सो आई थिंक इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू शुभम। आपने बहुत सारी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत सारे मिथ्स भी बस्ट किए, तो आई थिंक वी आर थैंकफुल फॉर दैट। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर शो। तो हमारे शो के अंत में हम एक छोटा सा एक सेक्शन रखते हैं जहाँ पे मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो वो आपसे भी मैं पूछूंगा। तो व्हाट इज योर फेवरेट बुक, वन फेवरेट बुक? My favorite book is Wilmot Quant Finance. It is about mathematics, but I like Wilmot's thought process. Okay. Now, I know that you love coding. आप दिन में 14 से 16 घंटे कोडिंग करते हो, ये मेरी रिसर्च में ये मुझे पता चला है। अब इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप क्या देखना पसंद करते हो? What are you watching these days, या क्या देखना पसंद करते हो? So, मेरा फ्रेम में पीछे दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा मैंने साइड में रख दिया। मैं गिटार बजाता हूँ और मैं एक म्यूजिशियन हूँ, सिंथेसाइजर बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, और वो मेरा स्पेयर टाइम में वही मुझे अच्छा लगता है करना। Okay. So, what is one thing most memorable to you? A most memorable day in your life? When you talk about stock markets? Anything. ओके, बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा स्टॉक मार्केट ही है दिमाग में, तो मैं वही बताता हूँ। 2008 का क्रैश में जितना पैसा बना था, सो अभी इसीलिए ये स्टॉक मार्केट से हटके कुछ अंत करते हैं। तो आई थिंक दुनिया में स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातें करनी चाहिए, और ट्रेडर्स को एटलीस्ट एक ब्रेक लेना चाहिए। तो दिस इज़ अ ब्रेक फ्रॉम आवर रूटीन। देखिए, कोई भी शादीशुदा आदमी ना, जब उसकी वाइफ भी घर पे हो और इंटरव्यू सुन रही हो, तो द मोस्ट मेमोरेबल डे इज द marriage day. Right, and that's actually the most memorable day when I look at it on my personal life. और अगर मैं फिर भी, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं फिर भी एक दिन हाईलाइट करूंगा। 2008 में लोगों के लिए क्रैश था, बट हमने इतना पैसा बनाया कि आज तक वो मेमोरी बहुत ब्राइट है। सो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस? सो आई थिंक आई स्पोक अबाउट इट ऑलरेडी, दैट जो आपको अच्छा लगे, पैसा और ये सब चीज़ की अहमियत बहुत कम है लाइफ में। अल्टीमेटली खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो खुशी आपको मिलेगा जब आप जो चाहते हो आप वो चीज़ कर पाओ। हो सकता है उसमें पैसा कम हो, ज़्यादा हो, आई डोंट नो, बट वर्क फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर मनी। Absolutely. So thanks a lot, Shubham, for giving us your time. I think it was wonderful. The last 1 hour that we have spent with you was truly enlightful, and I'm sure कि ये आगे भी हमारे दर्शक है जो आपसे शायद और सुनना चाहेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपसे अभी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप डेफिनेटली हमारे शो पे आगे भी आइएगा। Sure, thank you Apurva, thanks a lot for having me, and it was indeed a pleasure talking to you. तो ये थे शुभम अग्रवाल जी। इनके साथ पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत सारी इंसाइट्स हासिल की है। आई एम श्योर कि ऐसी इंसाइट्स आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। तो आज के बाद ऑप्शंस ट्रेड करने के पहले आप इन सारी चीज़ों पे ज़रूर सोचिएगा। अब इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और इस एपिसोड को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी ऑप्शंस ट्रेडर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेहतर बन सके। अब एपिसोड के शुरुआत में मैंने आपसे एक सरप्राइज के बारे में बात कही थी, तो ये रही आपकी सरप्राइज। आई होप यू लाइक इट। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से दीवाना होता है, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा।